मित्रों, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय हमारे सामने केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, आज करनाल के अंदर इनका जोरदार दौरा रहा और इस समय यह मीडिया को रूबरू करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वह हम आपको सुनाते हैं। ये देखिए मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ईस्वी कैलेंडर 2026 की बिलेटेड बधाई। क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है और ये वर्ष सबके जीवन में अच्छे रूप से खुशहाली लाए और सबको सफलता प्रदान करे। 2025 की यादें सबके जीवन में कुछ न कुछ रूप से रही होंगी। अच्छी बातें भी रहती हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो थोड़ा चुभती होंगी, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि चुभने वाली चीज़ों को भूल जाना चाहिए, अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और आगे के लिए सब विषय अच्छी प्रकार से चले हमारे जीवन में, ऐसी शुभकामना। आज करनाल का मेरा दौरा और इसमें विशेष तौर पर जैसा हम नहीं हैं, हम विधिवत तौर पर सरकार के वेतनों से ऐसे बच्चों को जो विदेश में जाकर के व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं अथवा कोई भी काम के लिए विधिवत तौर तरीके से जाए, इसके लिए हमने एक प्रयत्न किया था। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का, जो आज से कुछ साल पहले जिसकी स्थापना की गई थी, ऐसा ये डिपार्टमेंट हरियाणा में अपने आप में अकेला एक उदाहरण है जहाँ इस प्रकार का डिपार्टमेंट बनाया गया है। इन्होंने विदेश के ऐसे जो कंपनियां हैं जो यहाँ से वर्कर्स को वहाँ ले जाना चाहते हैं, वर्कफोर्स जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं। मैंने स्वयं उनकी एक मीटिंग की थी दुबई में। उनका कम 1 लाख लोगों को देश भर से, यानी भारतवर्ष से वहाँ ले जा सकते हैं हर साल, क्योंकि वहाँ बड़ी ज़रूरत होती है। दुबई हो, इजराइल हो, कुछ अन्य देश हैं जहाँ वर्कर्स कम हैं और उनकी प्रगति भी, उनकी जो डेवलपमेंट भी, विकास भी बहुत तेज़ गति से हो रहा है। इन सब से प्रयत्न करने के बाद वहाँ के रिक्वेशन हमारे पास आनी शुरू हुई। पिछले वर्ष अकेले इजराइल में जाने के लिए, वैसे तो उनकी 10,000 रूम की डिमांड थी, अखबार में हमने दी थी हर एक प्रदेश में जाने के लिए, लेकिन हरियाणा से 225 लोगों को सिलेक्ट किया था और 225 में से 180 चले गए थे। शेष अभी प्रोसेस में है, कई फॉर्मेलिटीज उनकी करनी होती हैं, लेकिन वो सब बड़े प्रसन्न हैं और उनको एक अच्छी राशि वहाँ मिलती है। 1 लाख रुपए के लगभग उनको वहाँ सैलरी मिल जाती है, जिसमें से अपने खर्चे वगैरह करके 60-70 हज़ार रुपये अपने घर में भी भेज सकते हैं। इसी प्रकार अभी जो नया बैच है इस वर्ष का, जिनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, आज जो मुख्य रूप से मेरा करनाल आना हुआ है, तो उनका एक फंक्शन रखा हरियाणा भर के सब लोगों का। ऐसे जब ये नई रिक्वेशंस शुरू की गई थी, उनके लिए अप्लाई कराया था, तो कुल मिलाकर 2 जॉब्स के लिए, बाइक राइडर और वेयर हाउसिंग वर्कर, इसके लिए 1766 लोगों ने अप्लाई किया था। उनकी सबकी शॉर्टलिस्टिंग हुई, इंटरव्यू में बुलाया गया और जो एजेंसीज हैं जो रिक्वेशन करती हैं उन देशों की, वो स्वयं आकर के यहाँ उनकी से इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, सिलेक्शन वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ऐसे 1766 जो 2 प्रकार के काम थे, उसमें से 209 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको आज यहाँ बुलाया गया है और कुल मिलाकर के सब लोग उत्साही हैं। उनकी सब फॉर्मेलिटीज़, चाहे उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है या फिर उसमें पासपोर्ट और उनका वीज़ा, यहाँ तक सबका एजेंसीज की भी सहायता करती हैं और सरकार भी सहायता करती है, इसको पूरा करते हैं। कोई पैसा उनका लगता नहीं है, बिना किसी खर्च के। जैसे हमने अपने प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी हैं, तो ऐसे विदेश में जा कर के भी इस प्रकार के काम करने के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची व्यवस्था हमने की है। जो एजेंट्स के माध्यम से लाखों रुपए दे करके वहाँ जाते थे और फिर भटकते रहते थे, वो व्यवस्था अब धीरे धीरे हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे भी जो और 2 प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, केयर गिवर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इनकी भी लगभग 7,500 वैकेंसीज वहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं। इनकी एप्लीकेशन हमने मांगनी शुरू कर दी है। एप्लीकेशन के बाद वही प्रोसेसिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उनसे इंटरव्यू कराया जाएगा और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
हरियाणा सरकार यानी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये करेगा। फिर उसमें पासपोर्ट और वीज़ा की जो सुविधा है वो दी जाएगी, ताकि इनको बहुत जल्दी उसमें से भी जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनकी ये जो वैकेंसीज़ हैं ये मैंने बताई हैं 7600 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन अप्लाई करने में तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा करेंगे। तो जितने भी करेंगे उनमें से 7600 लोगों को भेजने की बात है। कितने सेलेक्ट होते हैं और कितने भेजते हैं ये समय पर पता लगेगा। इनकी भी ये जो दोनों प्रकार के काम हैं, चाहे केयर गिवर्स हैं अथवा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनकी सैलरी ज़्यादा है, लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तक इनकी सैलरी वहाँ मिलती है। अब इसमें से वो खर्च करके भी 1 लाख रुपये पर अपना घर भेज सकते हैं। ऐसा ये विषय आपके सामने मुझे रखना था। अन्य जो विषय आज आने के बाद यहाँ के जो विकास कार्यों में कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज मैंने निरीक्षण किया है, साइट इंस्पेक्शन जिसको कह सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो जो कमर्शियल मॉल शक्ति कॉलोनी जिसका खर्च 106 करोड़ ऐसी ना 106 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ है। ये प्रोजेक्ट हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट था। कंप्लीट होने के बाद इसको कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कॉरपोरेशन निर्णय करेगा कि इसमें कितनी ऑक्शन करके और हमको प्राइवेट लोगों को उनकी मलकियत के नाते से हकदार बनाना है और कितने इसमें लीज पर भी दे सकते हैं, ताकि रेगुलर इनकम कॉरपोरेशन की बनी रहे। ऐसे ही एक दूसरा प्रोजेक्ट है कमर्शियल मॉल ओल्ड सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में जो हमारी पुरानी सब्जी मंडी जो स्थान खाली था वहाँ भी एक मॉल बनाया गया है। उस पर भी 35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये जुलाई इस 2026 तक वो कंप्लीट होगा। पुरानी अनाज मंडी तो मैंने क्या कहा नहीं, पुरानी अनाज मंडी। पुरानी सब्जी मंडी में तो पार्किंग बनेगी, वो अभी शुरू होनी है, लेकिन अभी उसका एक प्लान बन रहा है। तो पुरानी अनाज मंडी में और ये कमर्शियल मॉल ये बनेगा। इसके साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये पहले से बन चुका है, इसका तो उद्घाटन 1 महीने में हो जाएगा। अभी हो जाएगा। 1 महीने बाद इसका वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी उद्घाटन हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट जो मुगल कैनाल जिसका पहले नाम था, अब उसका नाम कर्ण कैनाल ये हो चुका है। तो कर्ण कैनाल के ऊपर फेज़ 1 पर काम नहीं हुआ, लेकिन फेज़ 2 पहले कंप्लीट हो चुका है। आज हमने जो स्थान देखा जिसका फेज़ 3 है, जिसमें लेंटर उस पर डल चुका है, उस जगह का उपयोग और कमर्शियल एक्टिविटी के नाते से उसका होगा, ताकि एक बाज़ार अच्छा बने। तो उसका भी आज मैंने निरीक्षण किया है, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। जो उसका फेज़ 4 है, यानी रिंग रोड से बाहर की तरफ, उस पर भी प्लानिंग चल रही है कि वो विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए या इवनिंग वॉक्स के लिए इस प्रकार का कोई एक जैसे नहर के किनारे उस प्रकार के विकास किया जाए, उसका बोटिंग की जाए, बच्चे उसमें शाम को पार्क वगैरह बना करके उसमें आएँ, घूमें फिरें, खेलें। तो ऐसा एक मनोरंजन का स्थल वो विचार किया जा रहा है, उसका भी जब तैयार होगा उसमें आपको बताया जाएगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और वो है फ्लाईओवर। तो बड़ा फ्लाईओवर बाज़ार के यानी सब्जी मंडी के सामने से होते हुए और रेलवे रोड तक उस फ्लाईओवर को जो वाल्मीकि चौक है उसको कवर करेगा और उसका एक जो रास्ता है वो इस रोड पर अपना पुराने बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ेगा। तो उसमें एक 3 लेग का ये फ्लाईओवर बनेगा और इस पर कुल 128 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें एक बात आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ, हमने पिछले दिनों में बैठ के विचार किया कि इस फ्लाईओवर का नाम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल सेतु इसका नाम रखने की योजना बनी है। तो जिस दिन उद्घाटन होगा विधिवत उस दिन इसको अटल सेतु के रूप में और घोषित किया जाएगा। ऐसे 4 प्रोजेक्ट, ये 5 प्रोजेक्ट जो हैं आज जो हमने देखे हैं उसकी जानकारी आपको मिली है। पुनः आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय चौटाला लगातार ऐसे सामने आया है जिसमें वो विवादित भी चल रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी जगह जो हुआ नेपाल के अंदर, ऐसे ही हमारे शासकों को सड़क पर दौड़ाना चाहिए, उन्हें पीटना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, तभी ये यहाँ से भागेंगे। देखिए, जिन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है वो इस प्रकार की भाषाएं बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे ही कृतित्व थे
और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है। सर, कुछ तरह को भी नगर पालिका बनाना है। करनाल जिले में एक नगर पालिका कुंजपुरा और ऐसी पानीपत जिले में एक नगर पालिका मतलोडा और तीसरी और हरियाणा में शहजादपुर अम्बाला जिले की नारायणगढ़ तहसील में जो शहजादपुर पंचायत थी उसको भी नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। तो ऐसे पंचकुला जिले में शहजादपुर, तो ऐसे 3 नई नगर पालिकाएँ इस बार कैबिनेट ने बनाई हैं। मैं कैबिनेट का धन्यवाद करता हूँ, खास करके हमारे राम कुमार जी जो हमारे कश्यप MLA हैं उन्होंने मुझे अभी धन्यवाद किया उन्होंने मेरा, और ऐसे ही हमारे कृष्ण कुमार जी उनकी भी सहमति थी कि मतलोडा को और नगर पालिका बनाया जाए। जो बड़े गांव हैं वो सब शहरीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ बाज़ार भी अच्छे हो गए हैं, वहाँ का विकास भी उसी प्रकार से चाहिए। तो उस नाते से वहीं की पंचायतों की जो इच्छा होती है कि हमारे यहाँ नगर पालिका बनाई जाए, तो ऐसे बड़े गाँव को नगर पालिका सरकार सर, लोगों से अपील करेंगे, अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लोग ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है फिर DTP की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वो तोड़ दिए जाते हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करनाल में भी अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी कट रही हैं। देखिए, मैं तो हमेशा अवैध कॉलोनी के विरुद्ध रहा हूँ। ये अवैध कॉलोनियाँ करना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि विकास के नाते जो एक प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। आखिर लोगों को सरकार लाइसेंस देती है, लोगों को मना नहीं करते कि आप लोग मत बनाइए। थोड़े लालच के कारण से, और चाहे वो कॉलोनाइजर्स हैं या फिर खरीदने वाले भी थोड़ा बहुत रेट का लालच करके और ऐसी अवैध कॉलोनी में मकान खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि अवैध कॉलोनी में मकान न खरीदें और कॉलोनाइजर भी अवैध कॉलोनियाँ ना काटें, वरना जिसको प्लानिंग की जिम्मेदारी जिसकी है टाउन कंट्री प्लानिंग की, वो निश्चित रूप से एक्शन लेगी। अवैध कॉलोनियों को कभी भी दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि सरकार के लोग काट रहे हैं, जब गरीब लोग आशियाना लेंगे फिर DTP पहुंचेगा। देखिए, उनको हमें बताना चाहिए कि कौन सरकार का आदमी है, ताकि हम पहले उस सरकार के आदमी को चेक कर लेंगे। ये केवल किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, उनके समय में सबसे ज़्यादा, आदमी कांग्रेस के समय सबसे ज़्यादा ये कॉलोनियाँ कटी हैं। आज तो हम अपने समय में कितनी तोड़ चुके हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो, पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठ करके हम कभी भी किसी को अनुमति नहीं देते कि वो इस प्रकार की कॉलोनियाँ काटे। बल्कि ये विषय मैंने दिल्ली में जाके देखा है, दिल्ली भी भरमार इस प्रकार के अवैध कॉलोनियों की भरमार है। लेकिन उनको क्योंकि एक बार घोषणा की थी उनको रेगुलराइज करेंगे, वो घोषणा होने के बाद भी केजरीवाल ने उस समय सहयोग नहीं किया और वो नहीं हो पाई। अब लगातार हम लगे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1600 कॉलोनियाँ इनको हम रेगुलराइज करेंगे, आने वाले कुछ महीनों में ही वो सब रेगुलराइज हो जाएंगी और वहाँ पर विकास के जितने काम है सरकार के द्वारा वो कराए जाएंगे। हाँ, आगे अवैध कॉलोनियाँ न बने, आगे झुग्गी झोपड़ी न बने, इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार धान घोटाले में यहाँ पर कार्रवाई और कहीं आगे भी हो रहा है। 2026 में जी रहे हैं, लेकिन दूषित पानी पीने से सर तमाम लोगों की जान चली जाती है इंदौर में। बड़ी दुख की बात है जो आपने इंदौर वाली घटना की बताई है। इसमें स्थानीय निकायों को, प्रदेश सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार जहाँ भी कोई फॉल्ट मिलते हैं उसको तुरंत जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि किसने इस प्रकार का गलत काम करने में अपनी लापरवाही बरती है और आगे घटनाएं न हो, इसका सर, करनाल जिले की मंडियों में करोड़ों रुपए का धान घोटाला हो गया, कहीं मंडी सेक्रेटरियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कहीं इंस्पेक्टर के खिलाफ हुआ, हैफेड के DM सस्पेंड हुए, लेकिन सर मामले दर्ज होते हैं, दोषी अधिकारी या भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार नहीं होते हैं सर, उनकी जांच लंबी पेंडिंग चली जाती है और बाद में फिर क्लीन चिट दे दी जाती है। देखिए, डिपार्टमेंट ने अपने तरीके से इन कामों को करना होता है और अगर कहीं इस प्रकार की गड़बड़ें पाई गई हैं तो उनके खिलाफ पहला स्टेप जो कार्रवाई का वो FIR तो हो गई। FIR होने के बाद कुछ चीज़ें तो उस समय ठीक होती हैं, कुछ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी भी पड़ती है। इस करनाल में भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब हमने कार्रवाई की और आज तक वो भुगत रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी को हमने बख्शा नहीं और आगे भी कोई गलत काम करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। पकड़ में आना चाहिए, पकड़ में आने के बाद बख्शा नहीं जाता। सर, अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई होती है, अगले दिन फिर वो सही कर लेते हैं। सर, अभिषेक बनर्जी इलेक्शन कमीशन गए और कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे कोई बात नहीं कहनी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, कौन सी बात उनको सुननी है कौन सी नहीं सुननी है, अनाप शनाप बातें भी लोग करते हैं। यही सब लोग करते थे कि वोट चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कर्नाटक सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार तो नहीं है, वहाँ पर अभी लेटेस्ट सर्वे उनका जो आया है 91% लोगों ने ये कहा है कर्नाटक सरकार में, यानी वहाँ कर्नाटक प्रदेश में, कि कोई किसी प्रकार की वोट चोरी नहीं है।
ईवीएम्स ठीक हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, ये वहाँ की जनता कह रही है। तो ये सब थपेड़े तो इनको जनता मार ही देगी, कभी से कह रहे हैं। उसके बाद हर चुनाव में इनका हाल होता है। आखिर ये बिहार के चुनाव से पहले इन्होंने से बातें कही, चुनाव आयोग के साथ टकराव लेना शुरू किया, तो बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। आज देश की कोई भी देशभक्त नागरिक ये नहीं चाहेगा कि घुसपैठिए लोग आकर के यहाँ वोट करें, और ये इनके वोट बैंक घुसपैठिए इन्हीं के बने रहे। वोट चोरी तो वास्तव में ये करते थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनका हाल तो वो है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो वोट चोरी खुद करते थे, अब चूँकि वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है, उसमें गलत वोटों को बाहर निकाला जा रहा है, अब वो उधर भी चलाते हैं, उधर भी चलाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपने हाथ में रख करके चलना चाहते हैं, और दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। जनता सब समझदार है, जनता सब जानती है। सर एक सवाल